brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा बुलेटिन दुनियादारी। ये कहानी 1950 के दशक के आखिरी सालों में शुरू हुई थी। चीन पर माओ जेडोंग की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। ताकत का अहंकार उस पर हावी हो चुका था। इसी क्रम में माओ ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड की शुरुआत की। इस योजना का मकसद था चीन की अर्थव्यवस्था को कृषि से उद्योग केंद्रित बनाना। इसके लिए दो काम किए गए। पहला, सामूहिक खेती की शुरुआत हुई। खेतों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। जिन खेतों पर किसानों का मालिकाना हक था, वहां वे दिहाड़ी मजदूर बनकर ही रह गए। उन्हें तय कोटा के हिसाब से फसल उपजाना होता था। गांवों में साझा किचन की शुरुआत की गई ताकि महिलाएं भी खेतों में काम कर सकें। दूसरे मोर्चे पर स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना थी। माओ का गणित था कि अगर सब उसके हिसाब से चला तो चीन 15 सालों में सबसे आगे निकल जाएगा। लोगों को घरों के पीछे स्टील की भट्टियां लगाने का आदेश दिया गया। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अजीबोगरीब रास्ते अपनाए गए। किसानों के पास मौजूद खेती के औजारों को जब्त कर लिया गया। उन्हें गलाकर नई चीजें बनाने की कोशिश की गई। कुछ ही समय में ये दोनों प्लान चौपट हो चुके थे। खेतों में लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था। उनके पास खेती के लिए जरूरी मशीनें नहीं थीं। जब वे फसल का कोटा पूरा नहीं कर पाते थे तो अधिकारी बीज तक उठाकर ले जाते थे। उन लोगों के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। जो लोग काम करने में असक्षम थे, उन्हें बोझ मान लिया जाता था। रही सही कसर मौसम ने पूरी कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि गांव में अकाल पड़ने लगा। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरने लगे। यही हाल इंडस्ट्री के मोर्चे पर भी था। जिन्हें स्टील के प्रोडक्शन में लगाया गया था, उनमें से अधिकतर इस काम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनके पास ना तो कोई अनुभव था और ना ही उन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग मिली थी। प्रशिक्षित इंजीनियर्स की भारी कमी थी। माओ सिर्फ जनसंख्या के दम पर देश बदलने का ख्वाब देख रहा था। उसका कहना था, प्रोसेस मत समझाइए, प्रोसेस पर ध्यान नहीं देने से क्या हुआ। स्टील प्रोडक्शन का अधिकांश हिस्सा किसी काम का नहीं होता था। सरकार ने सारे तिकड़म भिड़ा लिए, फिर भी वे प्रोडक्शन की क्वालिटी ठीक करने में नाकाम रहे। इन सब के अलावा जबरन मजदूरी, भूखमरी, टॉर्चर जैसी चीजें तो आम थीं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक छलावा साबित हुई थी। इस दौरान 2 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। कुछ रिपोर्ट्स में मौत का आंकड़ा 5 करोड़ तक का है। ये सब अगर किसी लोकतांत्रिक देश में हो रहा होता तो लोगों ने कुर्सी खिसका दी होती, लेकिन ये चीन में हो रहा था, उस देश में जिसे प्रोपेगेंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है। मीडिया सरकारी भोंपू बजा रही थी। वहां वही दिखाया जाता था जो कम्युनिस्ट पार्टी या चेयरमैन माओ लोगों को दिखाना चाहता था। क्या? सब चंगासी, अच्छे दिन आने वाले हैं। माओ को सब पता था कि असलियत में क्या हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर खाने में सारी रिपोर्ट्स पहुंचती थीं, लेकिन उसे दबा लिया जाता था। माओ के आसपास के लोग इससे वाकिफ थे, लेकिन वो कुछ कर या कह नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने अंजाम के बारे में पहले से पता था। जिन्होंने इसकी परवाह नहीं की, उनका हश्र पेंग देनहुई के जैसे होने वाला था। पेंग देनहुई एक समय माओ के वफादार हुआ करते थे। उन्होंने कोरियन वॉर के दौरान चीनी आर्मी का नेतृत्व किया था। युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें चीन का रक्षा मंत्री बना दिया गया। पेंग इस पद पर साल 1959 तक रहे। फिर एक दिन उन्होंने माओ की इकोनॉमिक पॉलिसी की आलोचना कर दी। पेंग ने कहा कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीतियां असली दुनिया में संभव नहीं है। माओ को यह आलोचना पसंद नहीं आई। पेंग को पद से हटा दिया गया। उन्हें सुदूर गांव में भेज दिया गया। मई 1966 में जब सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत हुई, तब रेड गार्ड्स ने पेंग को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तब तक पीटा गया जब तक कि उनकी कमर नहीं टूट गई। 1970 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 4 बरस बाद उनकी मौत हो गई। पेंग देनहुई अर्श से फर्श तक पहुंचे थे। इसकी वजह थी उनके 2 अपराध। पहला, वो गलत को गलत कहने का मादा रखते थे, और दूसरा, वो बुद्धिजीवी थे और असली दुनिया की समझ रखते थे। आप कहेंगे कि ये तो इंसान की खूबियां हैं, इन्हें अपराध कैसे कहा जा सकता है? दरअसल पेंग जिस देश और काल में अपनी अंतरात्मा की आवाज बाहर ला रहे थे, वहां ये खूबियां अपराध ही थीं। ठीक ठीक कहें तो आज भी हैं। आज भी चीन सरकार आलोचकों को किनारे लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भले ही ऐसे लोग कितने ही लोकप्रिय और ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा इसका ताज़ा उदाहरण है। सरकार टैलेंट शोज पर प्रतिबंध लगा चुकी है। स्कूल के करिकुलम में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचारों को शामिल किया गया है।
ये सब करने के बाद सरकार का ध्यान अब म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ गया है। जानकारों का कहना है कि चीन 5 दशक पुरानी सांस्कृतिक क्रांति को दोहरा रहा है। चीन की सांस्कृतिक क्रांति की पूरी कहानी क्या है? कथित नई सांस्कृतिक क्रांति के तहत किन्हें निशाना बनाया जा रहा है? इन सब के पीछे चीन और शी जिनपिंग का इरादा क्या है? सब बताएंगे विस्तार से। पहले एक खास सूचना। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। यहाँ चीन के मशहूर उद्योगपति जैक मा समेत दुनिया की कई मशहूर हस्तियों के ऊपर ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपकी दिलचस्पी खास लोगों के बारे में जानने में है या आपको सिनेमा, समाज, साहित्य जैसे विषयों के बारे में जानना और सुनना अच्छा लगता है तो ये आपके मन की चीज़ है। कुकू एफएम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तैयार है। अब आपके फायदे की बात। लल्लन टॉप के साथी होने के नाते आपके लिए एक बढ़िया ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय LT20 का कोड डालने पर आपको 20% की छूट मिलेगी। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। सूचना समाप्त। अब आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक विचार या आचार्य चाणक्य के बेहतरीन सबक या फिर महात्मा गांधी की अनमोल सीख, सब कुछ अवेलेबल है कुकू एफएम पर, वो भी हिंदी में। और तो और लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं और सुने जो मन चाहे। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की असफलता के चलते माओ का सिंहासन डोलने लगा था। पार्टी के भीतर विरोध की आवाजें उठने लगी थी। उसे हटाने की मांग तेज होने लगी थी। माओ ने सोवियत तानाशाह स्टालिन का हश्र देख लिया था। 1956 में स्टालिन की मौत के तुरंत बाद उसे खारिज किया जाने लगा। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी निकिता क्रुश्चेव ने एक सीक्रेट मीटिंग में यहां तक कह दिया कि सोवियत संघ की खराब हालत का इकलौता जिम्मेदार स्टालिन है। 1958 में देश की कमान क्रुश्चेव के हाथों में आ गई। सत्ता में आने के 3 साल बाद एक ड्रामा रचा गया। स्टालिन की लाश को रेड स्क्वायर के मकबरे में रखा गया था, व्लादिमीर लेनिन की लाश के ठीक बगल में। अक्टूबर 1961 की घटना है। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक चल रही थी। तभी एक बूढ़ी महिला ने खड़े होकर कहा, कॉमरेड, कल रात लेनिन मेरे सपने में आए थे। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा, मुझे स्टालिन के बगल में लेटे रहने में बहुत दुख होता है। स्टालिन ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेनिन तो सोवियत संघ के संस्थापक थे, कम्युनिस्ट पार्टी के माई बाप थे। उनके हुक्म की तामील हुई। कुछ दिनों के बाद क्रेमलिन की दीवार के पास एक कब्र खोदी गई। फिर एक सुनसान रात में स्टालिन की लाश को निकालकर उसी कब्र में दफना दिया गया। माओ के मन में ये डर घर कर चुका था। उसे लगा कि कुर्सी से उतरने के बाद उसके साथ भी वैसा ही होगा। इससे बचने के लिए माओ एक शातिर प्लान लेकर आया। इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है। बीजिंग में एक इतिहासकार हुए वुहान। 1961 में उन्होंने एक नाटक लिखा। इसका नाम रखा गया हे रई डिसमिस्ड फ्रॉम ऑफिस। इस नाटक का हीरो मिंग वंश के दरबार में अधिकारी था। उसने अंजाम की परवाह किए बिना राजा की आलोचना की। उससे में राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। ये नाटक खूब फेमस हुआ। लोग हे रई के किरदार की तुलना पेंग देनहुई से करने लगे, जिन्हें माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड की आलोचना के लिए रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया था। माओ इस नाटक से नाराज हो चुका था। तानाशाहों में अक्सर डर की बीमारी पाई जाती है। उन्हें हर चीज में साजिश दिखती है। माओ भी इसी बीमारी से अछूता नहीं था। पहले तो नाटक के खिलाफ अखबारों में रिपोर्ट्स छपवाई गई। वुहान ने कहा कि यह नाटक उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। कम्युनिस्ट समाज में पुराने विचारों की बात करना मेरी गलती थी, लेकिन गलती तो हो चुकी थी। 1966 में वुहान को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल बाद जेल में ही उनकी मौत हो गई। वुहान जैसे लोगों की चीन में कोई कमी नहीं थी। ये सभी माओ की आंखों में खटक रहे थे। उन्हें हटाने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान की दरकार थी। कुछ ऐसा करना था जिससे काम भी हो जाए और इल्जाम भी ना आए। मई 1966 में माओ ने सांस्कृतिक क्रांति की अपील कर दी। उसने 4 ओल्ड्स को जड़ से मिटाने का ऐलान कर दिया। 4 ओल्ड्स को मिटाने का ऐलान, ये 4 चीजें थी: पुरानी संस्कृति, पुरानी विचारधारा, पुराने रीति रिवाज और पुरानी परंपराएं। माओ ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन जनता उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी। चर्चा थी कि माओ की तबीयत खराब चल रही है, वो कुछ दिनों का मेहमान रह गया है। इस धारणा को बदलना जरूरी था। जैसे ही माओ की तैरने वाली तस्वीर बाहर आई, जज्बात ही बदल गए। नौजवान माओ के दीवाने हो गए। उन्हें लगा, अगर उनका लीडर 73 की उम्र में इतना जोशीला हो सकता है तो हम उसकी बात क्यों ना माने। वो जो कर रहा है सही ही कर रहा होगा। फरवरी 2020 की वॉक्स की एक रिपोर्ट है। इसमें एक तस्वीर की कहानी थी, गर्दन तक पानी में डूबे माओ की तस्वीर। तारीख थी 16 जुलाई 1966 की।
यांगसी नदी में माओ अपने हजारों चाहने वालों के साथ तैर रहा था। 73 की उम्र में माओ की उस तस्वीर ने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। नौजवानों को लगा अगर 73 की उम्र में उनका नेता इतना एक्टिव हो सकता है तो वो क्यों नहीं। इसके बाद तो नौजवानों ने कत्लेआम मचा दिया। इस बार निशाने पर थे बुद्धिजीवी, टीचर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, धार्मिक नेता और वो सारी चीजें जो 4 ओल्ड्स में शामिल हो सकती थीं। इन नौजवानों को रेड गार्ड्स का नाम दिया गया। वे अपने साथ एक छोटी किताब लेकर चलते थे, द लिटिल रेड बुक। इसमें माओ की 400 से ज्यादा उक्तियां थीं। बताया गया था कि क्रांति के लिए क्या सही है और क्या नहीं। माओ की इस किताब को पढ़ना सबके लिए अनिवार्य था। माओ के युग का धार्मिक ग्रंथ। जिनके घरों में रेड बुक नहीं मिलता उन्हें माओ का दुश्मन मान लिया जाता था। उनके लिए मौत की सजा तय थी। इस किताब की 1 अरब से अधिक कॉपीज बिकी। रेड बुक को छापने के लिए सैकड़ों की संख्या में नए प्रिंटिंग प्रेस खोले गए थे। अब आपको बताते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति में आखिर क्या हो रहा था। स्टूडेंट्स अपने टीचर के, मिल मजदूर अपने मालिकों के, किसान जमींदारों की जान के दुश्मन हो गए। उन्हें परंपरावादी मान लिया गया था। नया सिस्टम उनके जाने के बाद ही आता। ऐसे लोगों के गले में माओवाद विरोधी का पट्टा टांग कर जुलूस निकलता। अधिकतर मामलों में उन्हें चौराहे पर फांसी दे दी जाती। ये सब माओ की मौत तक चला। 10 सालों में 20 लाख से अधिक कवियों, पत्रकारों, प्रोफेसर्स और बुद्धिजीवियों की हत्याओं को अखबारों ने आत्महत्या में बदल दिया था। पुरानी किताबें, मूर्तियां, लाइब्रेरी सबको मिटा दिया गया। पढ़े लिखे लोगों को मिटाने के बाद माओ पार्टी के भीतर मुड़ा। ताकतवर लोगों में एक बीमारी पाई जाती है, शक की। उन्हें हमेशा अपनी सत्ता छिन जाने का खतरा रहता है। माओ इससे अलग कतई नहीं था। उसने पार्टी के अंदर अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए एक अनोखी स्कीम निकाली। वो सीधे हमला नहीं करता था। सरकारी भूपू छापते, फला आदमी माओ विरोधी कुरोमीतांग पार्टी का समर्थक है, फला आदमी चीनी संस्कृति का दुश्मन है। प्रोपेगेंडा वाली खबरें पढ़कर जनता उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाती थी। इसी स्कीम की चपेट में 15 साल का एक लड़का भी आया। उसके पिता बड़े अधिकारी थे। उन पर भी माओ विरोधी होने का आरोप लगा। लड़के की मां को पति से नाता तोड़ने के लिए कहा गया। पिता का सरेआम परेड कराया गया। बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया। उस लड़के को लेबर कैंप में काम करने भेजा गया। उसकी एक बहन ने आहत होकर आत्महत्या कर ली। उसने कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप लेने की कोशिश की, लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स की वजह से उसे 9 बार मना कर दिया गया। वो लड़का आगे चलकर चीन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना। वो लड़का था शी जिनपिंग, वर्तमान में चीन का राष्ट्रपति, जिसे माओ के बाद चीन का सबसे करिश्माई नेता माना जाता है। ठीक ठीक कहें तो माओ से भी ताकतवर नेता। शी जिनपिंग ने 2018 में चीनी संविधान की एक धारा बदल दी। इसके बाद वो जब तक चाहे राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी कहानियां आज सुनाने की वजह क्या है। दरअसल जिस सांस्कृतिक क्रांति के चलते शी जिनपिंग के परिवार में इतने हादसे हुए, खुद उन्हें लेबर कैंप में रहना पड़ा, वहीं शी जिनपिंग चीन पर फिर से सांस्कृतिक क्रांति थोपने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, आधुनिक सेटअप में। शी जिनपिंग की कथित सांस्कृतिक क्रांति के सबसे पहले शिकारों में से एक थे अलीबाबा के फाउंडर जैक मा। वो लगातार सरकार की तानाशाही पर सवाल खड़े करते रहे थे। कई मौकों पर उन्होंने सामने से सरकार का सामना किया था। अक्टूबर 2020 में एक कार्यक्रम में उन्होंने चीन के बैंकिंग सिस्टम में सुधार की मांग की। इसके बाद तो सरकार हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई। अलीबाबा से जुड़े एंट ग्रुप का IPO रद्द कर दिया गया। अलीबाबा के खिलाफ जांच बिठा दी गई। इतना ही नहीं, जैक मा अचानक से पब्लिक स्पेस से गायब हो गए। कुछ मौकों पर ही उनके वीडियोस रिलीज हुए। हालांकि उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं आई है। जैक मा के बाद चीन सरकार ने कई और भी बड़ी कंपनियों पर डंडा चलाया है। ये तो हुई बिजनेस की बात। अब चलते हैं एजुकेशन की तरफ। मई 2021 में सरकार ने प्राइवेट स्कूलों का जबरदस्ती अधिग्रहण शुरू किया। इसके बदले में स्कूल के मालिकों को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। चीन में 19,000 से अधिक निजी स्कूल हैं। सरकार इन्हें अपने नियंत्रण में लेकर अपने अनुसार चलाना चाहती है। जानकारों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में विचारधारा और सिलेबस पर कंट्रोल करना आसान है। इसके पीछे का मकसद तब देखने को मिला जब 1 सितंबर से चीन में न्यू स्कूल ईयर की शुरुआत हुई। इस बार के सिलेबस में एक नई चीज जोड़ी गई है। इसका नाम है शी जिनपिंग थॉट। इसकी पढ़ाई अनिवार्य है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जिनपिंग के राजनीतिक विचारों को प्राइमरी स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में शामिल किया जाएगा। सरकारी नोटिस के अनुसार प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अब उन्हें बच्चों में पार्टी, देश और समाजवाद से प्यार करने की भावना बढ़ानी होगी। स्कूल की किताबों में जिनपिंग की तस्वीरों और उनकी उक्तियों को भी शामिल किया गया है। चैप्टर्स के बीच में जिनपिंग की आम लोगों से मुलाकात के किस्से भी दर्ज हैं। चीन में पहले से ही शी जिनपिंग के 14 सिद्धांतों का इस्तेमाल विस्तृत तौर पर हो रहा है। साहित्य और कला से लेकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अधिकारी उन सिद्धांतों का उदाहरण देते हैं। इतना ही नहीं, कई यूनिवर्सिटीज ने इन सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए अलग से इंस्टीट्यूट भी खोले हैं। इन्हें अलग से फंडिंग भी दी जा रही है। इस कड़ी में सरकार ने नया निशाना म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बनाया है। 2 सितंबर को ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर्स ने कई तरह के रियलिटी टीवी शोज पर प्रतिबंध लगा दिया। रेगुलेटर्स ने टीवी चैनल से कहा है कि वे महिलाओं की तरह बर्ताव करने वाले पुरुष कलाकारों को अपने शोज में शामिल न करें। बहुत अधिक मेकअप करने वाले पुरुष सेलिब्रिटीज की आलोचना भी की गई है। इसके बदले में पारंपरिक, समाजवादी और देशभक्ति की भावना बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले सरकार वीडियो गेम्स पर भी नियम लगा चुकी है। नौजवान हफ्ते में 3 घंटे से अधिक वीडियो गेम नहीं खेल सकते हैं, वो भी शुक्रवार, वीकेंड या छुट्टी वाले दिन। 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए हफ्ते में 1 घंटे का कोटा तय किया गया है। कई तरह के कंटेंट को अनैतिक बताकर हटा दिया गया है। इन सब के अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से फैन कल्चर पर भी नियंत्रण की तैयारी हो रही है। कुछ फैन क्लब्स की वेबसाइट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। रेगुलेटर्स का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर फैंस का बर्ताव चीनी संस्कृति के खिलाफ था। चीन सरकार हर नए नियंत्रण और प्रतिबंध में सांस्कृतिक मूल्यों का हवाला दे रही है, लेकिन अंत में इन सब का मकसद एक ही है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छवि को मजबूत बनाना। जैसा कि माओ की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान हुआ था, कई चीजें पहली नजर में काफी जरूरी और अच्छी लग सकती हैं, लेकिन सरकारी नियंत्रण कभी भी आम जनता के हित में नहीं होता। याद रहे, सत्ता को बस कुर्सी की ही परवाह होती है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।